अस्सलाम वालेकुम। हैदर वॉइस चैनल में आप सबको खुश आमदीद। पेश खिदमत है कहानी परछाई का 5वां हिस्सा। मगर कहानी शुरू करने से पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल हैदर वॉइस को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। गयास बुक स्टॉल के मिल जाने से बहुत खुश था। मैं उससे इजाज़त लेकर फौजिया के साथ वापस घर आ गया। फौजिया ने कहा, ठीक है मिस्टर हारून, अब आपका अगला काम शुरू होता है। मैंने कहा, वो क्या? कहने लगी, तुम पहली बात ये जान लो कि अब तुम यहाँ सरदार सरवर के नाम से नहीं बल्कि हारून के नाम से ही पहचाने जाओगे। इसलिए तुम्हें यहाँ जहन नशीन कर लेना चाहिए कि यहाँ तुम्हारा नाम सिर्फ हारून है। कल एक औरत यहाँ पर आएगी, मिस ग्रेस के नाम से मशहूर है। तुम्हें वो अंग्रेज़ी सिखाएगी और तुम्हारी तरबियत करेगी। तुम्हें अंग्रेज़ी बोलना सिखाएगी और गैर मुल्की आदाब से वाकिफ़ कराएंगी। मैंने पूछा, ये क्यों? इसलिए कि ये सारी चीज़ें तुम्हें आइंदा ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी हैं। ज़ाहिर है तुमने यूरोप में ज़िंदगी गुजारी है, जहाँ के आदाब और अखलाक से वाकफियत भी ज़रूरी है। ओ ठीक है, लेकिन मुझे दिक्कत तो नहीं होगी? हरगिज़ नहीं। देखो, तुम जिस कदर ज़हीन इंसान हो मैं जानती हूँ। मुझसे ज़्यादा इस बात को कोई नहीं जानता। लिहाजा कल से तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू। मैंने मुस्कुरा कर कहा, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी बात भी हो जाए हारून। मैंने कहा, वो भी फरमाइए। ईमान से कोई नहीं कह सकता कि तुम आला तबके के फ़र्द नहीं। मैं तो तुम्हें देखकर खुशी से दीवानी हो जाती हूँ। मैंने कहा, मोहतरमा खुद को संभालिए। मैंने कहा, मोहतरमा दूसरी बात क्या है? वो मेरी बात काट कर बोली, हारून अब गाँव कब चलोगे? मैंने कहा, फौजिया तुम लोग अब मेरे साथ इतना भी ना कर सको कि मैं शर्मिंदगी से गर्दन न उठा सकूं। मुआवजा लेकर तो कोई भी किसी के लिए काम कर सकता है। मैंने क्या नेकी की? बस अब मैं कुछ काम नहीं चाहता। इस काम को अंजाम देने के बाद मैं उन लोगों के लिए भी कुछ कर लूँगा। जी नहीं, मैं आपसे पहले कह चुकी हूँ कि कोई उलझन आपकी तनहा उलझन नहीं, मैं इसमें बराबर की शरीक हूँ। अच्छा, तुम ये अब बताओ कि बस्ती कब चल रहे हो? मैंने पूछा, पहले तो ये बताओ कि मेरे साथ मेरी बस्ती चलकर तुम क्या करोगी? तुम्हारे वालिद से मुलाकात और बहनों के लिए कोई बंदोबस्त, ऐसा बंदोबस्त जो उन्हें अच्छी ज़िंदगी में दे सके। तुम ये महसूस कर लो कि तुम अपने फ़राइज़ से सुबकदोश हो चुके हो। लेकिन फौजिया, क्या बहनों के लिए रिश्ते आसानी से मिल जाएंगे? मैंने सवाल किया। रिश्तों की बात ना करो। अच्छी रिहाइश, अच्छा तर्ज ज़िंदगी होगा तो बहुत से लोग खुद ब खुद आपकी तरफ खिंचे चले आएंगे। तुम यकीन करो कि ये इस दुनिया का मामूल है। किसी की बेहतर हालत देख लें तो उसकी तरफ दौड़ पड़ते हैं। रिश्ते मिल जाना कोई बात नहीं, सिर्फ तुम्हें अपने आप को मुस्तहकम करना है। मैंने ठंडी सांस ली। ठीक है, खुदा करे मैं तुम्हारे इन एहसानात का कोई बदला दे सकूं। हारून, तुम समझते नहीं कि तुम्हारे मिल जाने के बाद हम लोग कितने मुतमईन और खुश हैं। फौजिया ने कहा और मैं खामोश हो गया। मेरे जहन में बहुत से ख्यालात थे। अब मैं अपने अब्बू और बहनों से मिलूंगा तो वो मेरी इस हालत को देख कर क्या कहेंगे? उन्हें गियास की तरह कोई अचंभा तो नहीं होगा कि मैं किसी मुसीबत में फंस गया हूँ। वाकई ये मुश्किल काम है। मेरे माँ बाप मुझे बहुत चाहते थे। दूसरे दिन मैं और फौजिया नाश्ते से फारिग होकर बैठे थे कि एक खातून अंदर दाखिल हुई। नरमो नाजुक सी मेम थी, मगरिब का लिबास पहने, चश्मा लगाए, दूध की तरह सफ़ेद। कराची में मैंने बहुत सी ऐसी लड़कियां और औरतें देखी थी जो बहुत अंग्रेज़ी बोलती थी। मिस ग्रेस ने अंदर आकर कहा, मेरा नाम ग्रेस है। मैंने कहा, ओह मिस ग्रेस, आप तो बहुत अच्छी उर्दू बोल रही हैं। बहुत उम्दा नहीं, बस ठीक, काम चल जाता है। फौजिया ने उससे मेरा तारुफ कराया। बड़ी खुशी हुआ आपसे मिलकर। ग्रेस ने मेरी तरफ भी हाथ बढ़ाया और मैं एक लम्हे के लिए हौनक बन गया, लेकिन फिर मैंने अपना हाथ उसके हाथ में दे दिया। ठंडे और नर्म हाथ को अपने हाथ में लेकर अजीब सा सुरूर हुआ। मैंने जल्दी से हाथ छोड़ दिया तो मिस ग्रेस मैनी खेज अंदाज में हंस पड़ी। तशरीफ़ रखिए मिस ग्रेस, आप क्या पियेंगी? फौजिया ने कहा, वेरी थैंक्स, थोड़ा देर के बाद काफ़ी पीऊँगी, मिस ग्रेस ने कहा और उसके गालों पर मुस्कुराहट के गड़े पड़ गए। मुझे मेरा रूम मांगता, आप मेरा मदद करेगा? क्यों नहीं, अभी आई मिस्टर हारून, फौजिया ने कहा और मैंने गर्दन हिला दी। मिस ग्रेस फौजिया के साथ चल पड़ी। मैं अकब से उस हसीन औरत को देख रहा था। फिर मैं ठंडी सांस लेकर दूसरी तरफ मुतवज्जो हो गया। इन लोगों के लिए मैं एक कीमती खिलौने की तरह था। सबको पसंद था, सब मुझसे दिलचस्पी रखते थे। वो शख्स कितना खुश नसीब होगा जिसकी मैं नकल था, लेकिन बेचारा जवानी के आलम में ही मर गया। फौजिया वापस आई तो मेरे ख्यालात का सिलसिला टूटा। देखा मिस ग्रेस को? उसने मुस्कुराते हुए पूछा। हाँ। फौजिया ने गहरी नज़रों से मुझे देखा और कहा, एक अर्ज़ है। मैंने कहा, हुक्म कीजिए। कहीं इस गोरी चमड़ी पर ना रिझ जाना। मेरा मतलब है इससे बिल्कुल इश्क नहीं रखना। मैं निगाह रखूंगी, अच्छा? इसलिए कि आप किसी की अमानत हैं।
अच्छा तो ठीक है, अमानत भी हो मगर किसकी? फौजिया ने शर्मा कर कहा, मेरी। उसने गर्दन झुका ली। इस तरह शर्माती हुई फौजिया मुझे बहुत प्यारी लगी, लेकिन मैं ये खो सा गया। मुझे तो सिर्फ एक आदमी की नकल करनी थी, मैं तो असल नहीं बन सकता था। कम से कम उस वक़्त जब हारून का राज खुल जाएगा और बड़े मियाँ ठीक हो जाएंगे, उस वक़्त मेरी हैसियत क्या होगी। फौजिया चली गई तो मिस ग्रेस ने मेरी तरफ मुस्कुरा कर देखा और पूछने लगी, आपका मिजाज कैसा है? मैं ठीक हूँ मिस ग्रेस। कहने लगी, आप बहुत हैंडसम हैं, मैंने आपको पसंद किया, मैं अभी आपकी उस्ताद हूँ। मैं उसकी बात पर मुस्कुरा दिया। तो कल से आपकी ट्रेनिंग शुरू, ठीक है? मैंने कहा, जी। मिस फौजिया आपका कज़न, मेरा मतलब है। जी हाँ, आपका ख्याल दुरुस्त है मिस ग्रेस, मैं इनकी कज़न हूँ। फौजिया की आवाज़ सुनाई दी। ओ मुझे मालूम है, बस मिस्टर हारून को बेतकल्लुफ़ करना है। मेरा मतलब है ये मेरे को गुफ्तगू कर ले, मेरा बात समझ ले। ठीक है ज़रूर, लेकिन पहले आप काफ़ी पी लीजिए और फिर यूं भी आज तो आप आराम करेंगी, कल से आपका काम शुरू होगा। ठीक है बिल्कुल, मिस ग्रेस ने कहा और फिर मुलाजमा की तरफ देखने लगी जो कॉफ़ी ला रही थी। उसने कॉफ़ी बनाकर हम तीनों को दी। आप मेरी मदद करेंगी मिस फौजिया? ग्रेस ने पूछा। किस सिलसिले में? अभी 2-3 दिन तक हम आपके साथ रहेगा, इसके बाद हम ट्रेनिंग स्टार्ट करेगा। जैसा आप पसंद करें मिस ग्रेन, लेकिन इसके औकात क्या होंगे? औकात मेरा मतलब है टाइमिंग। हाँ, सुबह से दोपहर तक, फिर रात को, ठीक है ना? जी, फौजिया ने कहा। लेकिन मैंने एक बात महसूस की, फौजिया मिस ग्रेस की बेतकल्लुफ़ी से ज़्यादा खुश नहीं हुई थी और शायद वो उसकी खूबसूरती से भी नाखुश थी। इसकी वजह मैं बहरहाल समझ चुका था, लेकिन मैं दिल ही दिल में इस खेल से महजूज नहीं हो रहा था, क्योंकि तमाशा तो मैं खुद था। बहरहाल किस्सा मुख्तसर, दूसरे दिन से मेरी तरबियत शुरू हो गई। फौजिया भी हमारे साथ थी। यूरोप का लाइफ, मैं लड़के से बिल्कुल बेतकल्लफ होता, एकदम नरमी से बात करता। आप भी ऐसा ही करेगा मिस्टर हारून? मिस ग्रेस ने कहा। तो मैंने कहा, वो कैसे? जैसा मैं तुम्हारा गर्लफ्रेंड मिस फौजिया, तुम इसको डार्लिंग बोलो, ये तुमसे ऐसा माफिक बोलेगा, तुम पूरा इसको हाय डार्लिंग, हाउ आर यू, फिर इसका कमर में हाथ डालकर इसको किस करो, बिल्कुल बेतकल्लफी का माफिक। फौजिया, मैंने फौजिया को देखा। ये ज़रूरी है मिस ग्रेस? फौजिया ने पूछा। हाँ डियर, जो ड्यूटी मेरे को दिया गया है वो मैं ज़रूर पूरा करेगा, प्लीज़ मेरा हेल्प करो। इससे कहो ना, फौजिया ने कहा और ग्रेस मुझे समझाने लगी। फिर उसने फौजिया की कमर में हाथ डालकर उसे चूमा और मुझे भी ऐसा करने को कहा। बहुत कठिन मरला था, लेकिन मुझे इससे गुजरना था। फौजिया शर्म से सुर्ख हो गई। मुझे 3 मरतबा ये अमल दोहराना पड़ा। मैं फिट हो सका, लेकिन फौजिया अनफिट हो गई और मिस ग्रेस इसे देखकर हंस रही थी। उसके बाद मिस ग्रेस ने मुझे उठने बैठने के आदाब सिखाए। दोपहर तक इस शुगल में मसरूफ़ रहा। मैं वाकई खुद को उल्लू का पट्टा समझ रहा था, जो 2 औरतों के दरमियान फंस कर रह गया। आज का काम ख़त्म, अब किस वक्त मुलाकात होएगा? शाम को 7 बजे, फौजिया ने कहा। ओके, मुझे इजाज़त, मिस ग्रेस ने कहा और बाहर निकल गई। फौजिया शर्माई हुई नज़रों से मुझे देख रही थी। मैंने कहा, ये मिस ग्रेस तो बड़ी ज़हीन औरत मालूम होती है। नहीं, ऐसी तो नहीं, बहरहाल इसकी दी हुई तरबियत मुझे पसंद आई। फौजिया ने शर्मा कर अपना चेहरा दोनों हाथों में छुपा लिया। कई दिन गुजर गए। मिस ग्रेस की ट्रेनिंग जारी थी, लेकिन उसके बाद मुझे ऐसा कोई सबक उसने नहीं दिया जिससे फौजिया को सुर्ख होना पड़ता। मिस ग्रेस मुझे लिबास पहनने के आदाब, उठने बैठने के तरीके और अंग्रेज़ी के मखसूस अल्फाज और उनकी मशक करवा रही थी। फिर एक दिन उसने मुझसे एक दस्तखत करवाए। उसके पास दस्तखतों के नमूने थे, लेकिन मैंने अपने सीधे दस्तखत किए। लेकिन मिस ग्रेस कई घंटों तक मुझसे वैसे दस्तखत करवाती रही जैसे कागज़ पर थे। एक दिन में वो काम नामुमकिन था। चुनाचे फौजिया ने कहा, इस काम में कई दिन लग जाएंगे। उस दिन नाश्ते पर मुझे फौजिया ने कहा कि 1-2 रोज़ में आपके बस्ती चलेंगे। मैंने कहा ठीक है। फौजिया मुस्कुरा कर चली गई। उसके जाने के बाद मिस ग्रेस आ गई। वो बहुत हसीन लग रही थी। फौजिया कहाँ है? उसने पूछा। मैंने कहा किसी काम से गई है, लंच पर आ जाएगी। तो फिर आज का सबक? क्या फौजिया की मौजूदगी ज़रूरी है? मैंने पूछा। नहीं तो, मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं। फौजिया तो हमें खुद डिस्टर्ब करती है, तुम उसको मना कर दो। हर्ज भी क्या है? वैसे अगर आप पसंद नहीं करती तो फौजिया को खुद मना कर दें। नहीं, मैं ये काम नहीं कर सकती। जब मैं ट्रेनिंग दे रही हूँ तो फौजिया को यहाँ नहीं होना चाहिए। मैंने कहा, मैं बात कर लूँगा। और ग्रेस किसी सोच में डूब गई। नहीं, तुम भी मत करो, मैं मिस्टर अफजाल से बात करूँगी। मैंने कहा ठीक है। वंडरफुल, तुमने बहुत अच्छा किया। अच्छा ये बताओ, जो सबक मैंने तुम्हें सिखाए याद है? हाँ हाँ बिल्कुल याद है। अच्छा तो मैं पूछूं? हाँ पूछ लो। अच्छा तो बताओ, जब तुम अपनी गर्लफ्रेंड से मिलेगा तो कैसे मिलेगा? मिस ग्रेस ने पूछा। मैं उससे कहूँगा, हेलो डार्लिंग, हाउ आर यू। ओ नो नो, पूरा सीन बताओ, मिस ग्रेस ने कहा और एक लम्हे के लिए मेरे अंदर झिझक पैदा हुई।
हेलो डार्लिंग, हाउ आर यू। मैंने उसकी कमर में हाथ डाला और ख़ुद को उसके नज़दीक कर लिया। ग्रेस के बाजू मेरी गर्दन में हायल हो गई, जबकि फौजिया को उसने ये तरबियत नहीं दी थी। और फिर वो अजीब सी नज़रों से मुझे देखने लगी। मुझे महसूस हुआ कि जैसे वो मुझे पसंद करने लगी हो। वो मेरे सामने बैठ गई। मैं उसकी मौजूदगी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती मिस्टर हारून। मैंने कहा, किसकी? अरे फौजिया की बात कर रही हूँ। मैं मिस्टर अफजाल से कहकर उसकी मौजूदगी यहाँ से ख़त्म करवा दूंगी, ख़ास तौर पर जिस वक्त मैं आपको ट्रेनिंग दे रही हूँ। फिर उसकी बात उसके लबों पर आ ही गई। मिस्टर हारून, मैं आपको पसंद करने लगी हूँ। मेरे होंठों पर बेइख्तियार मुस्कुराहट आ गई, लेकिन मैंने अपनी मुस्कुराहट को दबा लिया। मिस्टर हारून, मुझे यहाँ आए ज़्यादा दिन नहीं गुजरे, लेकिन मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे मेरा आपके साथ बहुत पुराना वाकफियत है। वो मुझे बड़ी चाहत भरी नज़रों से देख रही थी। फिर कहने लगी, मिस्टर हारून, अगर यूरोप आए तो मुझसे ज़रूर मिलिए। उसकी आंखों में मेरे लिए पसंदीदगी थी, जिसे महसूस किए बगैर मैं नहीं रह सका। उसके बाद वो चली गई। लंच से पहले फौजिया आ गई। मिस ग्रेस अपना काम ख़त्म करके जा चुकी थी। मिस फौजिया ने मुझे मुश्तबा निगाहों से देखा, फिर मुस्कुरा दी। हाँ हारून, बताओ, ट्रेनिंग ख़त्म हो गई? हाँ। कोई ख़ास बात तो नहीं कही मिस ग्रेस ने? नहीं, बस वही रोज़ तरबियत की बातें। अच्छा ठीक है, तैयार हो जाइए मिस्टर हारून, अब आपको गांव जाना है। मेरा ख्याल है अफजाल साहब आज आपसे मुलाकात करेंगे। अच्छा खूब, तो आपने उनसे इजाज़त ले ली? वैसे क्या आप मेरे साथ चलेंगी मिस फौजिया? आपकी क्या राय है मिस्टर हारून? देख लीजिए, कोई हर्ज तो नहीं, लेकिन मेरे गांव के लोग ज़रा पुराने ख्यालात के हैं। आपको तमाशा ना बुला लें और मेरे बारे में तरह तरह की अफवाहें उड़ाएंगे, और ये अफवाहें मुमकिन है मेरे बारे में नुकसानदेह हों। तो इसका मतलब है कि मैं आपके साथ ना जाऊं। आपको कोई एतराज़ तो नहीं होगा? नहीं, एतराज़ तो नहीं, बस तुमसे दूर रहने का अफसोस है। बहरहाल ये काम भी ज़रूरी है ताकि इस मरहले से भी निकल आओ। वैसे कोई ना कोई तो तुम्हारे साथ ज़रूर जाएगा। रात के खाने पर अफजाल साहब मौजूद थे। मैं जिस वक्त खाने के लिए कमरे में पहुंचा तो मिस ग्रेस और अफजाल बातें कर रहे थे। फौजिया और मैं अंदर दाखिल हुए तो दोनों खामोश हो गए। हेलो मिस्टर हारून, कैसे हैं आप? मैंने इंग्लिश में कहा, फ़ाइन। फौजिया ने एक मुझे खूबसूरत सूट पहनाया था और अफजाल साहब मुझे बार बार देख रहे थे। ओ वाह फौजिया, तुमने और मिस ग्रेस ने मिलकर हारून को तो बस क्या से क्या बना दिया। मिस्टर हारून, मैं चाहता हूँ कि आप अपने गांव हो आएँ, अपने बहन माँ बाप से मिलाएं, और आपको उनके लिए जितनी भी रकम की ज़रूरत हो आप बिला तकल्लुफ़ बताएं। अपनी बहनों की शादी के सिलसिले में जितनी रकम की ज़रूरत हो वो हम आपको फराहम करेंगे। वालिद साहब को मुतमईन कर दें कि वो बाकी ज़िंदगी आराम से गुजारें। और हाँ हारून साहब, हमें आपको एक नए मिशन पर ले जाना है। उसकी तकमील के लिए एक लंबा वक्त दरकार है। उसकी तकमील के बाद आप आज़ाद होंगे, चाहें तो हमारे साथ रहें या फिर अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से गुजारें। उस वक़्त तक हम आपकी भरपूर मदद करेंगे। मैं अफजाल की बातों को गौर से सुन रहा था और दिल में मुतासिर था। अफजाल साहब ने जो एहसानात किए थे मैं उनका पूरा बदला तो नहीं उतार सकता था, मगर उनकी इस नेकी पर दिल ही दिल में बहुत खुश था। मैंने अफजाल साहब का शुक्रिया अदा किया। अफजाल साहब, जो आपने मुझ पर नेकियां की हैं मैं उनका शुक्रिया अदा नहीं कर सकता। वो मुस्कुरा कर कहने लगे, कोई बात नहीं, बस अब तुम गांव जाओ और अपने माँ बाप से मिल लो। और हाँ, ग्रेस और फौजिया से तो तुम्हें कोई शिकायत नहीं। मैंने कहा नहीं। वो कहने लगे, जितनी रकम की ज़रूरत हो तुम साथ ले जाना। तुम्हारे साथ एक आदमी जाएगा जिसका नाम आज़म है। तुम उसके साथ जाओ, अपने माँ बाप से मिल लो। हर किस्म का तामुन तुम्हारे साथ किया जाएगा। बस उन्हें ये बताना कि कुछ काम के लिए मुझे मज़ीद कुछ वक्त वहाँ रुकना पड़ेगा। और फिर अगले रोज़ मैं बजरिया ट्रेन अपने गांव के लिए रवाना हो गया। एक तवील अरसे के बाद गांव की तरफ सफ़र करते हुए बड़ा अजीब सा लग रहा था। न जाने कैसे एहसासात थे। ख्यालात के हजूम में गिरा रहा। बड़ी मुश्किल से ट्रेन का सफ़र ख़त्म हुआ। एक शख्स मेरे साथ था जिसका नाम आज़म था। आज़म मेरे सामने बहुत अदब से खड़ा रहता। मैंने सारे रास्ते हिदायत कर दी कि बस्ती में मुझे सरदार के नाम से मुखातिब करे। ज़ाहिर है ये अफजाल साहब का एतमाद का आदमी था। स्टेशन पर उतरकर मैंने बस्ती के लिए तांगा किया और बस्ती का रुख किया। तांगा मेरे बताए हुए रास्तों पर सफ़र करता हुआ घर के सामने पहुंच गया। किसी ने मुझे नहीं पहचाना, लेकिन जब मैं घर के सामने उतरा तो मेरे वालिद नज़र आए जो घर से बाहर निकल रहे थे। मैं तांगे से उतरकर उनकी तरफ लपका और दूसरे लम्हे उन्होंने मुझे पहचान लिया। हम दोनों गले लग गए। उनकी आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई। वैसे मुझे अपना घर बेहतर हालत में नज़र आ रहा था। तांगे वाले को आज़म ने पैसे दिए। मैंने अब्बा से कहा मेरे साथ आने वाले के लिए भी इंतज़ाम किया जाए, और फिर मैं अंदर दाखिल हो गया। मेरी दोनों बहनों को भी मेरी आवाज़ आ गई। वो भी दौड़ती आईं और मुझसे लिपट गईं।
वालिद साहब ने मेहमान के लिए डेवड़ी में बंदोबस्त कर दिया और उसके बाद अंदर आ गए। उन्होंने मुझे खूब प्यार किया। बहनें भी निसार हुई जा रही थी। पास पड़ोस के लोग भी घर में आ गए। बहनों ने जल्दी जल्दी कपड़े बदल लिए। खाने पीने की तैयारियां होने लगी। मिलने वाले दुआएं दे रहे थे, सवालात हो रहे थे और मेरी तरक्की पर मुबारकबाद दे रहे थे। मासूम लोग, मासूम बातें। रात को बहुत देर के बाद मुझे और अब्बा को तन्हा बैठने का मौका मिला। दोनों बहनें भी हमारे पास थीं। वो मेरी सूरत से निगाहें नहीं हटा रही थी। हाँ बेटे बताओ, क्या कर रहे हो शहर में? क्या बताऊं अब्बा, कई नौकरियां मिली, लेकिन इस बार जो मुलाजमत मिली बहुत शानदार है। बेहतरीन तनख्वाह और कमीशन। मैंने अपने वालिद को अपनी हकीकत बताना पसंद नहीं किया। राज की बात थी, राज में ही रहती तो बेहतर था, जिसका मैं वादा कर चुका था। काम क्या है बेटा? बस अब्बा, गैर मुल्की माल की सप्लाई करना होती है। ज़्यादातर कराची से बाहर रहना पड़ता है। क्या मतलब? मतलब ये कि बाज़ औक़ात मुल्क से बाहर भी जाना पड़ता है। अच्छा, इतना बड़ा काम है? हाँ अब्बा, आमदनी इसीलिए बहुत अच्छी है। इस बार मैंने सोचा बाहर जाने से पहले आप लोगों से मिल लूँ। अच्छा यार बेट, ये तो बहुत अच्छा किया। तो बेटे बाहर कहाँ जाओगे? अभी नहीं मालूम अब्बा, लेकिन आम तौर से लंदन, अमेरिका और पेरिस वगैरह। मैंने जवाब दिया और अब्बा की आंखें हैरत से फैल गईं। हाँ अब्बा, बस आपकी दुआएं हैं, पढ़ लिख भी लिया है मैंने। मेरे अब्बा का चेहरा खुशी से दमक उठा। अब्बा बस थोड़ा बहुत काम चल जाता है। अंग्रेजी भी आ गई है। आपकी दुआएं रहीं तो इंशाल्लाह और तरक्की करूंगा। अब्बा कहने लगे, चौधरी ने बड़ा एहसान किया हम पर, जो तुम्हें कराची भिजवा दिया, वरना हम इस काबिल कहाँ थे। हाँ अब्बा जी, वैसे चौधरी साहब कैसे हैं? मैं कल उनसे मिलने जाऊंगा। ज़रूर बेटे, वो ठीक हैं। वैसे इंसान कितना ही बड़ा क्यों ना हो जाए, अपने मोहसिन को नहीं भूलना चाहिए। तुम ज़रूर उन्हें सलाम करने जाना। ठीक है अब्बा, कल मैं सबसे पहले चौधरी साहब के पास जाऊँगा। मैंने फिर वालिद साहब की तरफ देखकर कहा, घर के हालात कैसे हैं? बेटे तुमने तो इतने पैसे भेज दिए कि हमारे सारे दुख दूर हो गए। चौधरी साहब की रकम अदा कर दी। उसके बाद मैंने छोटी सी दुकान खोली और उस दुकान से अल्लाह खाने पीने को दे रहा है। अच्छी खासी चल रही है। बस अब बेटियों का मसला है। ये तो बड़ा अच्छा किया अब्बा आपने। बस अब इन दोनों को ठिकाने लगाऊंगा मैं। कई जगह से रिश्ते आ रहे हैं बेटे। दरअसल हमारे हालात अच्छे हो गए हैं ना, तो हम इनकी शादी कर देंगे। हालात अच्छे देखकर लोग घरों से रिश्ते मांगने लगे हैं। कहाँ कहाँ से रिश्ते आए अब्बा? कोई अच्छा रिश्ता भी है? हाँ बेटे, चौधरी हमीदुल्लाह अपने दोनों बेटों के लिए रिश्ता मांग रहा है। दोनों बहनें एक ही घर में ब्याह जाएंगी। वैसे तो सईद साहब ने भी अपने एक बेटे का रिश्ता भेजा है, लेकिन हमीदुल्लाह से हमारी पुरानी दोस्ती है। जैसे लोग हैं तुम्हें मालूम है, उनके दोनों बेटे भी अच्छा कमाते हैं। ये तो बड़ी खुशी की बात है अब्बा। फिर आपने क्या सोचा? बेटा मैं तुम्हारे बगैर फैसला नहीं कर सकता। बात कर लेंगे अब्बा, मगर बेटे इंतजामात भी तो करने होंगे। मेरा मतलब है बहनों को रुखसत करने के लिए। अब्बा कितनी रकम की ज़रूरत पड़ेगी? वैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं तो अब बाहर रहूँगा। मुमकिन है बहनों की शादी पर भी ना आ सकूँ। वैसे कोशिश करूँगा, नौकरी तो नौकरी है। हाँ बेटे मैं जानता हूँ, दुनिया में तरक्की के लिए सब कुछ छोड़ना पड़ता है। हाँ तो अब्बा बस 30-40 हज़ार रुपये में काम चल जाएगा। अब्बा ने हैरत से कहा, 30 हज़ार? हाँ बेटा इतने तो लग जाएंगे, मेरे पास मौजूद हैं। बाकी अगर और ज़रूरत हो तो मैं आदमी भेजकर मंगवा दूंगा। अरे बेटे इतनी रकम की क्या ज़रूरत है? इतनी रकम तो चौधरी ने भी अपने बच्चों की शादी पर खर्च नहीं की सी। बस इतनी मुनासिब है जितनी शरीफ आदमी बहनों की शादी पर करते हैं। मैंने अपना सूटकेस खोलकर पैसे निकाले और अब्बा के कदमों में डाल दिए। ये 35 हज़ार रुपये हैं अब्बा। मेरी बहनों की शादी धूमधाम से करें और सारे अरमान पूरे करें। अब्बा तो हैरान रह गए। रकम गिनते हुए मेरे मासूम बाप के हाथ कांप रहे थे और उनकी आंखें धुंधलाने लगी। फिर वो अजीब सी निगाहों से मुझे देखने लगे। बेटे खुदा ने हमारी सुन ली, जिसका जितना शुक्र अदा करूं कम है। उसने वो दे दिया जिसका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। इतनी बड़ी रकम। लेकिन बेटा एक सवाल है, ये रकम है तो जायज़ ना? अब्बा आपको मुझ पर एतमाद नहीं? मुझे अपने खून पर एतमाद है बेटा। इब्तदा में बड़ी मुश्किलात का सामना था अब्बा। कुछ गलत लोगों के हाथ में फंस गया, लेकिन मैंने नाजायज़ काम नहीं किया। अब अल्लाह का शुक्र है कि उम्दा काम मिल गया। मैंने ये रकम ना तो किसी का हक मार कर हासिल की और ना किसी गलत तरीके से। बस मेरे कुछ एहसान करने वालों ने मुझे जितनी रकम मांगी दे दी। बेटे ये रकम तो इतनी है कि गांव में बहुत कम लड़कियों की शादियों पर खर्च हुई होगी। लेकिन बेटे ये रकम मैं अपने पास नहीं रखूँगा। तो फिर अब्बा चौधरी के पास रखवा दूँगा। ठीक है अब्बा, उनके मशवरे से काम करें। अब्बा की बुरी हालत थी। खुशी की वजह से कई बार उनकी आंखों से आंसू निकल पड़े। मामूली बात नहीं थी। बेटे ने वो कर दिखाया जो कई लोग नहीं कर पाए। दूसरे दिन हम चौधरी साहब के पास गए।
उन्हें हमारे आने की खबर मिली, बड़ी गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। कहने लगे, अरे भाई तुम्हारा बेटा तो बाबू बन गया, मेरी तरफ से मुबारकबाद कबूल करो। कैसे हो सरदार बेटा? बस चौधरी साहब आपकी दुआएं हैं। मियाँ खुदा का करम है, मैं क्या और मेरी बिसात क्या। बेटा जिस तरह तुमने बाप की पगड़ी संभाली है वो एक मिसाली हैसियत है, खुदा तुम्हें लायक रखे। ये चौधरी साहब मेरी एक अमानत है। मेरी बेटियों की शादी के लिए मेरे बेटे ने पैसे दिए हैं। अब्बा ने नोटों की गड्डियाँ निकाल कर चौधरी के सामने रख दी। ये सरदार लाया है अपनी बहनों की शादी के लिए, मैं आपके पास अमानत के तौर पर रखवाना चाहता हूँ। 35,000 हैं चौधरी साहब। दरअसल मैं मुल्क से बाहर जा रहा हूँ, इसलिए ये जिम्मेदारी आपको संभालना होगी। गांव की बेटियां अपनी होती हैं, खुदा तुम्हें कामयाब करे, चौधरी साहब ने कहा। हमीदुल्लाह साहब के यहाँ से 2 रिश्ते आए हैं दोनों लड़कियों के लिए, दोनों नेक बच्चे हैं। काफ़ी देर हमारी उनसे गुफ्तगू होती रही और फिर मैंने वहाँ से इजाज़त ली। 11वें दिन मैं कराची आ गया। लातादाद दुआओं के साथ मुझे रुखसत किया। मैंने अब्बा जी से वादा किया कि उन्हें खैरियत की इतला भेजता रहूँगा। उसके बाद वही हंगामों का शहर और पुरस्रार मकान, फौजिया और ग्रेस। कराची शहर ने मेरा इस्तकबाल अच्छा नहीं किया था, लेकिन बाद में कराची शहर ने ही मुझे वहाँ पहुँचा दिया जिसका मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। अफजाल साहब ने मेरे साथ बड़ी नेकी की थी। फौजिया ने मेरा बड़ा गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। अफजाल साहब कहने लगे, अब जो कुछ तुम्हें हमारे लिए करना है वो इस मेहनत का पूरा पूरा सिला होगा। मैंने कहा, अफजाल साहब मैं आपके लिए खलूस दिल से सब कुछ करने को तैयार हूँ। अफजाल साहब ने मैनी खेज नज़रों से मुझे देखा, फिर फौजिया को देखने लगे। उनकी मैनी खेज निगाहों का मतलब मुझे समझ नहीं आया, लेकिन मैंने उस पर तवज्जो नहीं दी। उसी शाम फौजिया ने डिनर की मेज़ पर मुझसे पूछा, अब क्या इरादे हैं हारून? मैंने कहा, फौजिया जो आप कहें। नहीं, मैं नहीं कहूँगी। देखो मेरे जहन में एक तस्वुर रहा है। हम तुम्हें पहले मुकम्मल तौर पर मुतमईन करेंगे, तुम्हारे जहन से उलझन मिटाएंगे, फिर तुम हमारे लिए काम करोगे। मैंने कहा, फौजिया आपकी नवाजिशों से मेरी तमाम उलझनें मिट चुकी। मेरी बहनों के रिश्ते आए थे, मैंने उनको पूरा कर दिया। मेरे बाप के सर से बेटियों का बोझ उतर गया। अब हम दोनों बाप बेटे आज़ाद हैं। मेरे वालिद निहायत इत्मीनान से बस्ती में गुजारा कर रहे हैं और मैं आप लोगों का खादिम हूँ। फौजिया ने मुस्कुरा कर कहा, खादिम नहीं दोस्त। मैंने कहा, ना ये आप लोगों की इनायत है, वरना मैं आपका गुलाम हूँ। फिर मुझे ड्राइविंग सिखा दी गई। उम्दा लिबास पहनना मैंने सीख लिया। अब मैं नफीस तरीन सूट बासानी पहन लेता था। मैंने अपनी शख्सियत पर खोल चढ़ा रखा था, लेकिन मेरी तमाम परेशानियों का मुआवजा था। पुरानी बातें भूल गया। छीमे और रमज़ान के किरदार मेरे जहन से निकल गए। ये सब एक ख्वाब की तरह लग रहा था। तकरीबन 10 रोज़ इसी तरह गुजर गए। उसके बाद मुझे फौजिया ने कहा कि कल हम लाहौर जा रहे हैं। मैंने हैरान होकर पूछा, लाहौर? हाँ, दादा जान के पास। तो गोया तैयारियां मुकम्मल हो गईं। हाँ, तुम भी अपने आप को मुकम्मल हारून समझो। फौजिया ने बाकायदा मुझे याद दिलाना शुरू कर दिया। सुनो हारून, मैं तुम्हें दादा जान के मुतल्लिक बता चुकी हूँ। वो सख्त बीमार हैं। लाहौर में वो जिस जगह रहते हैं, जिस मकान में, वहाँ उनके दूसरे कुछ रिश्तेदार भी हैं। उनमें तसद्दुक साहब हैं जो सिर्फ वहाँ मामू कहलाते हैं। उनके अहले खाना हैं जिनका मैं तारुफ करा दूंगी, लेकिन तसद्दुक साहब तुम्हें अच्छी तरह जानते हैं। तुम भी उनसे अजनबियत का इजहार नहीं करोगे। हाँ हारून, अब मैं तुम्हें ये बता दूं कि तुम लंदन से कराची आते हुए हवाई हादसे का शिकार हो गए। ये हवाई जहाज़ तबाह हो गया और मुसाफिरों की लाशें ना मिल सकी। जाहिर है तुम इस हादसे में बच ना गए होते तो यहाँ कैसे पहुँचते। चुनाचे बच कर घूमते फिरते इसके बाद बिलाखिर यहाँ आ गए। मेरा मकसद है, बाकी कहानी तुम समझ चुके हो। दादा जान के एक मौलिज हैं नफीस साहब, डॉक्टर नफीस। वो इस ख़ानदान से बड़ी मोहब्बत रखते हैं। दादा जान के दूसरे गहरे दोस्त फरजंद अली एडवोकेट हैं। ये भी हमारे इस ख़ानदान से बहुत दिलचस्पी रखते हैं। और हाँ हारून, तुम्हारे वालिद साहब का नाम है महमूद अली। वो बेचारे भी कार के हादसे में हलाक हो गए। इसके बाद दादा जान ने तुम्हारी परवरिश की और 14 साल की उम्र में तुम्हें लंदन भेज दिया। तुम लंदन से कई बार यहाँ आ चुके थे। आखिरी बार जब तुम लंदन गए हुए थे तो तकरीबन 6 साल पहले की बात थी। इसके बाद तालीम मुकम्मल करने के बाद तुम लंदन से वापस आ रहे थे कि जहाज़ को हादसा पेश आ गया। फौजिया ने कहा और मैं उसकी सूरत देखने लगा। मिस फौजिया, आपने तो पहले कुछ मुख्तलिफ बातें बताई थी। फौजिया चौंक गई। उसने फीकी मुस्कुराहट के साथ मुझे देखा। हारून, दरअसल ये दौर बहुत नाजुक है। हर काम पूरे गौस करने के बाद किया जाता है। तुम महसूस नहीं करोगे, हम जो कुछ कर रहे हैं उसकी नौयत ऐसी है कि बाज़ लोग हमारी नीयत पर शक कर सकते हैं, लेकिन हम किसी शख्स को जाने बुझे बगैर उस पर हकीकत आश्कार तो नहीं कर सकते। पहले तुम्हें कुछ और बताया गया था। उस वक्त हमें मुकम्मल तौर पर एतमाद था और तुम एक फर्स्ट शनास इंसान हो। हमें तुमसे कोई तकलीफ नहीं पहुंच सकती।
चुनाचे अब असलियत ना बताना और हिमाकत है, तुम्हें इन मराहिल से गुजरना है। मैंने कहा, मुझे खुशी है कि आप लोग मुझे इस काबिल समझते हैं। और फिर हम मुकर्ररा वक्त पर लाहौर चल पड़े। मेरे साथ फौजिया और अफजाल साहब थे, बाकी सब लोग यहीं रह गए। लाहौर एयरपोर्ट पर पहुंचे रात हो गई थी, लेकिन हमें रिसीव करने के लिए कुछ लोग मौजूद थे। वो हमें कीमती गाड़ी में बिठाकर ले गए। सफ़र का इख्तिताम एक खूबसूरत बंगले पर हुआ। बंगले में चंद मुलाजिम थे, उन्होंने हमारा सामान वगैरह उतारा और फौजिया मुझे लिए हुए अंदर दाखिल हो गई। मेरे लिए आराम का बंदोबस्त किया गया। मुलाजमों से काफ़ी मंगवाई गई और फिर काफ़ी पीते हुए अफजाल साहब बोले, वाक़यात कुछ इस तरह आपके सामने आएंगे कि हारून, यहाँ बाज़ जगहों पर आपको हैरत होगी, लेकिन आपको तमाम मरहलों से गुजरना है। हम लोग आज रात ही आपको यहाँ छोड़कर मसूद ला चले जाएंगे और वहाँ क़याम करेंगे। फौजिया तुम्हारे चाचा की बेटी है, यानी अफजाल की बेटी, यानी मेरी बेटी। अफजाल साहब ने कहा और मैं उछल पड़ा। हाँ, तुम्हें ज़रूर हैरत हुई होगी, लेकिन क्या करें, हमारे ऊपर मुसीबत ही ऐसी पड़ी कि हमारी शख्सियत मस्ख होकर रह गई। मैंने बेबसी से कहा, मैं कुछ समझा नहीं। जब मैं तुम्हें हारून ना समझूंगा और तुम भी ये ख्याल जहन से निकाल दो कि तुम्हारी कोई और शख्सियत थी। तुम हारून मियाँ, मकसद ये है कि मैं तुम्हारा 100% चाचा हूँ। मसूद साहब ने अपनी बेगम यानी तुम्हारे वालिद महमूद की वालदा के इंतकाल के बाद दूसरी शादी कर ली। ये शादी उन्होंने ऐसी खातून से की जो बेवा थी और उनके पहले शौहर का एक लड़का भी था, यानी मैं। इस तरह मैं मसूद साहब की बीवी का बेटा हूँ, उनका नहीं। लेकिन मैं मसूद अली का नमक नहीं खाया। उनके घर पर प्रमाण चढ़ा, इसलिए उन्हें सगे बाप की मानित समझता हूँ। मुझे जवान होने के बाद अपना ठिकाना बनाना पड़ा और मैं ज़्यादातर उनसे अलग थलग रहा, लेकिन मैं इस ख़ानदान का वफादार था। मैंने इनका नमक खाया था, मैंने इनके मफादात का ख्याल रखा। फिर बदकिस्मती से तुम्हारे वालिद का इंतकाल हो गया, दोनों एक हादसे का शिकार हो गए। इसके बाद तुम्हारे दादा यानी मसूद अली ने तुम्हारी परवरिश की और इसकी बात की कहानी फौजिया तुम्हें सुना चुकी है। मेरा दिमाग हिल कर रह गया। हर लम्हा एक नई कहानी सुनने को मिल रही थी, हर बार कुछ नए इंकशाफात हो रहे थे। फौजिया अफजाल साहब की बेटी है, लेकिन ये कैसे बाप बेटी हैं? एक दूसरे से इस कदर बेतकल्लुफ़ के रिश्ते का फ़र्क ही मिट जाए। फौजिया अफजाल साहब के सामने सख्त बेहिजाब थी और दोनों हर तरह की गुफ्तगू कर लेते थे। आखिर क्यों? लेकिन मेरा जहन इन नफीस तरीन लोगों के बारे में बुरे अंदाज में नहीं सोचता था। बात तुम्हारी समझ में आ गई होगी हारून, फौजिया ने कहा। हाँ, काफ़ी हद तक। हम नहीं चाहते कि दादा जान बिल्कुल जिंदा दरगोर हो जाएं। हारून की मौत के बाद सदमे ने उनका दिमाग उलट दिया और हमारी ख्वाहिश है कि वो तुम्हें हारून समझकर ठीक हो जाएं। बस तुम्हें अब बेहतरीन अदाकारी करनी है। मैंने कहा, आप लोग मुतमईन रहें। मेरे लिए जो कुछ आपने किया है, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उसका बदला उतार सकूं। तुम भी सारी ज़िंदगी किसी तकलीफ का शिकार ना हो सकोगे हारून, मेरा वादा है। मैं हमेशा तुम्हारे काम आऊँगा, अफजाल साहब ने कहा। मुझे यकीन है जनाब, मैंने जवाब दिया। हम लोग काफ़ी से लुत्फ़अंदोज़ होने लगे और दोनों बाप बेटी मुझे सबक पढ़ाते रहे, यहाँ तक कि वे मुतमईन हो गए। और फिर अफजाल साहब ने कहा, फौजिया, मैं बाहर जाकर देखता हूँ कि गाड़ी तैयार है या नहीं, तुम हारून से इजाज़त ले लो। इतना तो मुझे मालूम हो चुका था कि ये अफजाल साहब मेरे सगे चाचा नहीं थे, बल्कि मेरे दादा यानी मसूद अली ने जिस औरत से शादी की थी उनके पहले बेटे थे। अफजाल साहब चले गए तो फौजिया मेरे पास बैठे गई। कहने लगी, हारून, यकीन करो, मुझसे तुम्हें कभी कोई तकलीफ नहीं होगी। मैं ये नहीं कह सकती कि हारून अगर तुम्हारी जगह असली हारून होता तो मैं उसे इस कदर चाहती, मगर तुम्हारी बात कुछ अलग है। मैं तुम पर अपनी पूरी जान निछावर कर सकती हूँ। मैं जानता हूँ फौजिया, मैंने घबराए हुए अंदाज में कहा। वो काफ़ी देर मुझे दिलचस्पी नज़रों से देखती रही और फिर खुदा हाफिज़ कहकर चली गई। उन लोगों के जाने के बाद काफ़ी देर मैं परेशान बैठा रहा। मैं इन तमाम वाक़यात पर गौर कर रहा था। अब मैं देहात का वो नौजवान नहीं था जो सीधा साधा था। रमज़ान को मैंने क्या समझा और वो क्या निकला। कराची के हालात ने मुझे होशियार रहना सिखाया था। ये लोग फौजिया और अफजाल बुरे नहीं थे, इन्होंने मेरे ऊपर बड़े एहसानात किए और मैं इनका बदला ज़रूर उतारना चाहता था। फिर मैं आराम करने की गर्ज से लेट गया और सो गया। दूसरी सुबह मुझे मुलाजमा ने जगाया। शौक सी लड़की थी, मुझे देखकर मुस्कुराने लगी। मैंने पूछा, क्या बात है? वो मुस्कुराकर बोली, 10 बज चुके हैं साहब जी। मैं उछल पड़ा। वो मुंह दबाकर हंस पड़ी। मैं उसे आंखें फाड़ कर देखता रहा। फिर मैंने सोचा कि 10 बज गए हैं तो क्या हुआ, मुझे करना ही क्या है। 10 बज गए हैं तो मैं क्या करूं? अरे नाश्ता नहीं करोगे साहब जी? तुमने मुझे नाश्ते के लिए जगाया है? हाँ जी, मैंने किसी आदमी को नहीं देखा जो 10 बजे तक नाश्ता न करता हो। मैं तो अगर 7 बजे नाश्ता न करूं तो दर्द के मारे मेरा पेट फटने लगता है। लेकिन बाज़ औक़ात तो मुझे गुस्सा आता है साहब जी कि रात इतनी लंबी क्यों होती है।
अच्छा अब भाग जाओ, क्या नाम है तेरा? जानू, उसने जवाब दिया और फिर बोली, तो हम नाश्ता लगाएं साहब जी, नहाओगे? हाँ तुम नाश्ता लगाओ, मैं नहाने जाता हूँ, फिर आकर मुझे बुला लेना। और वो गर्दन हिलाकर चली गई और मैं उसे देखता रहा। वो दरवाजे से बाहर निकल गई तो मैंने बाथरूम में जा घुसा। अब से चंद महीने पहले ये चीज़ें मेरे लिए अजनबी थी, लेकिन मैं उन तमाम चीज़ों के इस्तेमाल से वाकिफ़ था। जब बाथरूम से निकला तो जानू एक कुर्सी पर बैठी अखबार पढ़ रही थी, लेकिन उसने अखबार उल्टा पकड़ रखा था। मेरे निकलने का उसे एहसास नहीं हुआ, लेकिन जब मैं उसके करीब पहुंचा तो वो चौंक पड़ी। अरे बाप रे, उसने जल्दी से अखबार रख दिया। मैंने कहा, जानू तुम पढ़ी लिखी हो? नहीं साहब जी, स्कूल से डर लगता है। पढ़ी थोड़ी रे साहब जी, मैं तस्वीरें देख रही थी, मगर आज के अखबार में तो कोई तस्वीर ही नहीं। तस्वीरें भी तुम उल्टी देखती हो, तुमने अखबार उल्टा पकड़ रहा था। उल्टी हो या सीधी साहब जी, तस्वीर तो होती तो पता चलता, जब तस्वीर ही नहीं तो कैसे पता चले कि अखबार उल्टा है या सीधा। थोड़ी देर के बाद मैं नाश्ता कर रहा था। दूसरे दिन मैं जल्दी जाग गया। नहाने से फारिग होकर बाहर निकला तो जानू बाहर की सफाई कर रही थी। मुझे देखकर चौंक पड़ी और फिर हंसने लगी। मैंने कहा, क्यों हंस रही हो? रात को तुमने बहुत थोड़ा खाना खाया था, मैं जानती थी कि आज जल्दी उठोगे, इसलिए मैंने नाश्ता तैयार कर लिया, देखो मैं कितनी चालाक हूँ। और उसने कहा। मैं मुस्कुराने लगा। वाकई जानू तुम बड़ी चालाक हो, क्या कहने तुम्हारी चालाकी के। तो अब कितनी देर में नाश्ता कराएगी? बस भूख लग रही है ना आपको, उसने कहा और काम छोड़कर एक तरफ भाग गई। मैं उसके बारे में सोचने लगा। दिन को 11 बजे मैं जाने के लिए तैयार हो गया। यहाँ दूसरे कुछ मुलाजिम थे जिन्हें हिदायत की गई कि मेरे अहकामात की तामील करें। मैंने एक मुलाजिम से टैक्सी मंगाई और अफजाल साहब के बताए पते पर चल दिया। टैक्सी जिस जगह रुकी वो एक खूबसूरत हवेली नमा मकान था। बहुत बड़ा दरवाज़ा था जिसके बाद घास का लान दूर तक था और उसके बाद असल इमारत थी। मैंने टैक्सी ड्राइवर से कहा कि टैक्सी अंदर ले चले। चुनाचे सदर दरवाजे के पास टैक्सी रुक गई और मैं नीचे उतर आया। मेरे बदन पर एक खूबसूरत लिबास था और जीप में खासी करेंसी मौजूद थी। मैंने ड्राइवर को बिल अदा किया। उसी वक्त एक शख्स दरवाजे से बाहर निकला और मुझे देखकर रुक गया, मगर दूसरे ही लम्हे उस पर हैरतों के पहाड़ टूट पड़े। उसके मुंह से हैरत से निकला, अरे, और वो भागता हुआ आया और मुझसे लिपट गया। अरे हारून सरकार, क्या आप ही हैं? वो पागलों की तरह मुझसे लिपटा और रोने लगा। उसकी आवाज़ मुझे बड़ी अजीब लग रही थी। सरकार, मुझे नहीं पहचानते आप जिंदा हैं? मैं तो सोच नहीं सकता। मैंने कहा, अब सरकार सरकार करते रहोगे या अंदर ले चलोगे? और वो गफूर आंखों से आंसू पूछता अंदर की तरफ बढ़ गया। लेकिन चंद कदम चलने के बाद उसने जोरदार छलांग लगाई। वो दूसरों को भी इतला देने लगा। मैं अभी हाल में पहुंचा था कि हर तरफ से लोग दौड़कर आने लगे। उनमें कुछ बुजुर्ग भी थे, 2-3 नौजवान थे, कुछ लड़कियां थी। ये सब मेरे इर्द गिर्द जमा हो गए और तरह तरह की आवाज़ें निकालने लगे। फिर उनमें से एक बूढ़ा शख्स मुझसे लिपट कर रोने लगा। हारून मेरे बच्चे, क्या ये सच है कि तुम जिंदा हो? खुदा की कसम, आज का दिन तो बहुत अच्छा है। मैंने कहा, अंदर चलेंगे या यहीं बातें करते रहेंगे? आओ हारून बेटे, अंदर चलो। ज़मीन पर कालीन बिछे थे। कोठी निहायत नफीस थी। अरे कोई नाना मियाँ को तो इतला करो, एक नौजवान ने कहा और दूसरे लम्हे एक बूढ़े शख्स ने उसे रोक दिया। ऐसी हिमाकत नहीं करना अख्तर, अगर उन्हें अचानक ये बात बताई गई तो कोई हादसा पेश आ सकता है। नौजवान ने कहा, जी जैसा आप कहें। ये मेरे मामू थे, तसद्दक मामू। बड़ी मुश्किल से उन लोगों की चाह जाएं रुकी। तुम लोगों ने तो उसे परेशान कर लिया, कुछ आराम तो करने दो उसे, थोड़ी देर के लिए उसे तन्हा छोड़ दो। नहीं मामू जान, कोई ख़ास बात नहीं, मैं रात को यहाँ पहुँचा हूँ, रात भर क़याम किया है एक होटल में, अब आराम ही आराम है। अरे होटल में रहने की क्या ज़रूरत थी बेटा, बस रात हो गई थी, मैंने सोचा आप लोगों को कहाँ तकलीफ़ दूँ, इसलिए होटल में रुक गया। तुम्हारे आने से इस हवेली की रौनकें बढ़ गईं, ये उजड़ चुकी थी। मैं जानता हूँ मामू जान, मगर तुम थे कहाँ बेटा? मैं मिस्र में था। तुमने हमें यहाँ से अपनी खरीद का तार क्यों नहीं दिया? हालात ही ऐसे रहे मामू जान, आपको जहाज़ के हादसे की इतला तो मिली थी? हाँ मिली थी भाई, क्या क़यामत का समा था, हम तो सकते में आ गए। तसद्दुक मामू ने ठंडी सांस लेकर कहा, हादसा ऐसी जगह हुआ था मामू के कुछ किया भी नहीं जा सकता था। कुछ तफसील बताओगे? क्या तफसील बताऊं मामू, यूं समझ लें कि हादसा हुआ और कोई कुछ नहीं कर सकता। चारों तरफ पहाड़ और वीरानी थी। बहुत तवील बेहोशी छाई रही। जब दोबारा होश आया तो अस्पताल में पड़ा था। जब जिंदगी का एहसास हुआ तो लोगों के बारे में आप मालूम हुआ। खुदा का शुक्र है कि दिमागी हालत दुरुस्त रही। सर में चोटें ज़रूर आईं, लेकिन ऐसी नहीं कि पागल हो जाता। बाद में पता चला कि मैं मिस्र में हूँ, लेकिन काहिरा पहुँचे कैसे? मैंने जवाब दिया, मैं बेहोशी की हालत में था, मुझे नहीं मालूम।
सारी बातें मुझे अफजाल साहब ने अच्छी तरह पढ़ा दी थी और फौजिया ने उसकी मशक भी करवाई थी। चुनाचे मैं उनके रटे रटाए जुमले बार बार बोल रहा था। हैरत की बात है बेटा, बगैर जिसे अल्लाह रखे उससे कौन चखे। यहाँ तो बेटे सब तुम्हारा मातम कर चुके, और बेटे तुम्हारे दादा जान। मैं नहीं कह सकता बेटे कि मसूद साहब की क्या हालत थी। आज भी वो गुमसुम है, ना किसी से बातचीत करते हैं और ना बोलते हैं, बस कभी कभी बहकी बातें करते हैं। उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं, बड़े परेशान हैं हम लोग। डॉक्टरों से मशवरा किया तो उन्होंने कहा कि बुढ़ापे में उन्हें तकलीफ देने से क्या फ़ायदा, खुदा उन्हें बेहतर करेगा तो बेहतर होंगे। ओ बेचारे दादा जान, मैंने अफसोस भरे लहजे में कहा। तुम्हें क्या बताऊं हारून बेटे, क्या क्या दिल कहता था उनके लिए। एक खातून ने कहा। बदकिस्मती से मैं उनको नहीं जानता था, लेकिन मैंने सादतमंदी से गर्दन झुका दी। अब तुम्हारी हालत कैसी है बेटे, एक दूसरे साहब ने पूछा। मैं तो ठीक हूँ, खुदा का शुक्र है कि उसने हम सबको नई जिंदगी दी, वही खातून कहने लगी। लेकिन अब मसूद साहब यानी मेरे दादा को इस बारे में कैसे बताया जाए? तसद्दुक साहब ने कहा। हाँ, बात तो सोचने की है, कोई फैसला करना होगा। हम उन्हें इस खुशखबरी से महरूम नहीं रख सकते। मेरा ख्याल है इस बारे में डॉक्टर नफीस से रब्ता करें, उनसे मशवरा किए बगैर कोई काम करना मुनासिब नहीं होगा, एक औरत ने कहा। तसद्दुक साहब ने उनकी बात से इत्तफाक किया। तो ठीक है, पहले नफीस साहब को फ़ोन पर इतला दी जाए, वो जो मशवरा दें उसी पर अमल किया जाए। उन्होंने एक साहब को फ़ोन करने का कह दिया। बड़ा बुरा हशर था, उन लोगों की बातें सुन सुन कर तो मेरे कान पक गए। हर एक दूसरे पर सबकत ले जाने की कोशिश कर रहा था। डॉक्टर साहब का इंतज़ार हुआ, मेरे लिए चाय मंगवाई गई। हर शख्स इनफरादी तौर पर मेरी खातिर मदारत कर रहा था। तब एक औरत जो दरमियानी उम्र की थी बोली, बेटा तुम्हारा कमरा उसी तरह महफूज है। एक बार किसी ने इस कमरे में दाखिल होने की कोशिश की तो भाई मियाँ बिगड़ गए कि खबरदार किसी ने इसके कमरे में कदम रखा। तुम्हारे लिबास भी उसी तरह टंगे हैं। हम सब तुम्हारे लिए जज्बाती है, लेकिन खुदा का शुक्र है कि तुम जिंदा आ गए। इतने में डॉक्टर नफीस आ गए। संजीदा इंसान थे वो, मेरे सामने आए तो सकते में रह गए। उनकी निगाहें मुझ पर जमी थी। फिर ठंडी सांस लेकर बोले, शायद खुदा को मसूद की नई जिंदगी मंजूर थी। मेरी तरफ से मुबारकबाद कबूल करो हारून मियाँ। शुक्रिया डॉक्टर साहब, मैंने गर्दन खम करके कहा। क्या मसूद साहब को तुम्हारे आने के बारे में बताया गया? नहीं डॉक्टर साहब, अभी तक नहीं। आप मशवरा दें कि क्या करना है। मैं उनके पास जाऊंगा, उन्हें एक इंजेक्शन दूंगा, उसके बाद आप इन्हें मसूद साहब के सामने लाएं, नफीस ने कहा, और वो उठकर चले गए। और हाँ, अफजाल साहब बेशक इनके चचा हैं, उन्हें भी इतला दे दी जाए। फिर कुछ देर बाद मैं उस हस्ती के सामने जा रहा था। मसूद साहब सुर्खो सफ़ेद रंग के बारिश बुजुर्ग थे, सफ़ेद लिबास में लिपटे हुए, दाढ़ी में बेहद पुरवकार नजर आ रहे थे। एक सोफे पर बैठे थे, नज़दीक ही डॉक्टर नफीस थे। मसूद साहब की आंखों में आंसू थे। उन्होंने मुझे दरवाजे से दाखिल होते हुए देखा और बस अजीब सी कैफियत उनकी हो गई। बेख्तियार उठे और दोनों हाथ फैला दिए। मेरे बच्चे, मेरे लख्ते जिगर, मुझे साथ लिपटा लिया और फूट फूट कर रोने लगे। इसका मतलब था कि उन्हें मेरे जिंदा रहने की खबर दे दी गई थी। दोस्तों, ये कहानी जारी है। नीचे कमेंट में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल हैदर वॉइस को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।